Good morning, student. Now, what we have learned till today, that in central dogma of molecular biology, DNA will form RNA and RNA will form protein. एक तरीके का थोड़ा सा रिवीजन है जो हमने अभी तक पढ़ा है। डीएनए से आरएनए बनना क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस क्या है? ट्रांसलेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। डीएनए से डीएनए बनना प्रोसेस क्या कहलाएगी? रेप्लिकेशन। इसी तरीके से आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट था जो हमारे पास था। हमने क्या किया? हमने डीएनए से आरएनए बना लिया। आरएनए एक्चुअली में ये एमआरएनए होता है जिसको हमने फॉर्म किया। इज इट क्लियर? यदि मैं प्रोकैरियोटिक बात करूं तो नॉर्मली डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनता है। ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। यहां तक हम पढ़ चुके। हमको बाकी क्या करना है? इस एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन करना है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। और प्रोसेस कहलाएगी क्या? ट्रांसलेशन। बट बिफोर मूविंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, हमने यहां से यहां तक क्या पहुंचे, यहां तक की जर्नी में क्या क्या छोटी छोटी चीजें रिकॉल है जो हम बात कर रहे हैं। देखिए, डीएनए में हमने केवल एक ही स्ट्रैंड को रीड किया, और जब हमने सिंगल स्ट्रैंड रीड किया तब हमें क्या मिला? एमआरएनए मिला। यदि मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएट करूं तो मैं पाता हूं कि प्रोकैरियोटिक में बड़ा सिंपल तरीका है डीएनए से आरएनए का बनने का। लेकिन जब आप यही यूकैरियोटिक में बात करते हैं तो वहां पर प्रोसेस थोड़ी सी बदल जाती है। वहां पर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो समझ जाइए। प्रोकैरियोटिक में जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो वहां पर केवल एक ही एंजाइम यूज होता है। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज, एक सिंगल। लेकिन जब आप एक यूकैरियोटिक की बात करते हैं तब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज तो होता है, उसके अलावा या आप ऐसा कहिए कि यार आरएनए पॉलीमरेज 3 और आरएनए पॉलीमरेज 1, इस तरीके से 3 पॉलीमरेज पाए। आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज जो 2 होता है वो एमआरएनए बनाता है, जो 3 होता है वो टीआरएनए बनाता है, और जो 1 होता है वो आरआरएनए। जबकि प्रोकैरियोटिक में एक ही आरएनए पॉलीमरेज से काम चल जाता है। एक तो ये दो चीजें जो सोचने की बात है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आपको अंतर मिलता है। ये आपको प्रोकैरियोटिक में मिलेगा, ये कंडीशन आपको कहां मिलेगी? यूकैरियोटिक में। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जहां प्रोकैरियोटिक में डीएनए से डायरेक्टली एमआरएनए बन जाता है, वैसा एमआरएनए यूकैरियोटिक के साथ नहीं बनता। यहाँ पर जो एमआरएनए बनता है वो कैसा होता है? हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए। हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए का मतलब ये होता है कि इस एमआरएनए में बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो कि नॉन ट्रांजिशनल साइट हैं या नॉन कोडिंग साइट हैं, या इस तरीके से कहिए कि ये इंटरप्शन करती हैं किसी भी एमआरएनए में या प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो ये जो एक्सॉन्स हैं, जिनमें को क्या कहते हैं? इंट्रॉन्स हैं, जिनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। ये इंट्रॉन्स जो है तो मौजूद होते हैं बीच बीच में, और इन इंट्रॉन्स को निकालना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? ताकि जो बचा हुआ सेगमेंट है, जो एक्सॉन है या जो एक्सप्रेसिव सेगमेंट है, वो आपस में जुड़ सके और एक यूजफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके, यूजफुल पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो सके। और इसको जो निकालने की प्रोसेस है उसको फुलफिल करने के लिए हमको 3 स्टेप प्रोसेस चलानी होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली बात आती है क्या? कैपिंग। कैपिंग कहाँ होगा? सब 5' में। कौन जुड़ेगा? 7 मिथाइल ग्वाइनिन। इसी तरीके से दूसरी प्रोसेस होती है क्या? टैलिंग। टैलिंग कहां पर होगी? 3' में। इसमें क्या जुड़ेगा?
पॉली ए, मतलब यदि ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है, तो 5 डैश एंड में क्या जुड़ जाएगा, 7 मिथाइल ग्वाइनिन यहाँ पे जुड़ जाएगा। और यदि 3 डैश एंड है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉली ए चेन, यानी एडेनिन की लंबी सी एक चेन जुड़ती हुई पीछे चली जाएगी। और तीसरी प्रोसेस होती है जिसमें कहते हैं क्या, स्प्लिसिंग। क्या कहते हैं, स्प्लिसिंग। यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है सिनरप, जो कि एक्सॉन को कट करता है, सॉरी इंट्रॉन को कट करता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देता है। इंट्रॉन को कट करता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देता है। और तब कहीं जाके ये हेटेरोन्यूक्लियर mRNA mRNA या मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो ये दो प्रोसेस हैं जो आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी, किसमें, यूकैरियोटिक में, जबकि आपको यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता, डीएनए से डायरेक्ट mRNA बनता है। पहली चीज। तीसरी जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ये है कि प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है, डीएनए से जो mRNA बनता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है। व्हाट इज मीन बाय पॉलीसिस्टोनिक? सिस्टोन का मतलब होता है एक डीएनए का सेगमेंट, जिस सेगमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन की एबिलिटी मौजूद हो, या किसी प्रोटीन के या पॉलीपेप्टाइड चेन के एक्सप्रेशन की एबिलिटी मौजूद हो। ठीक है, डीएनए में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम जब डीएनए से कोई mRNA बनता है तो वो कितने पॉलीपेप्टाइड बना सकता है या कितने जीन प्रोड्यूस कर सकता है। तो जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो एक mRNA एक से ज्यादा जीन को कैरी कर सकता है। आ रही मेरी बात समझ? जबकि यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। एक हेटेरोन्यूक्लियर mRNA जब स्प्लाइस और स्प्लिसिंग की प्रोसेस होने के बाद मैच्योर mRNA में कन्वर्ट होता है तो केवल एक जीन को ही एक्सप्रेस करता है। ये भी एक डिफरेंस है जो हमको देखने को मिलता है किसमें, डीएनए से आरएनए बनने। इज इट क्लियर हो गया? तो एक तरीके से रिवीजन भी था, कहीं कुछ डाउट रहा होगा या पीछे का कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा तो यहाँ क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद जो आती है बात कि ये प्रोसेस होने के बाद अब जो हमारे पास mRNA बनता है उसके साथ क्या होता है। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा हेटेरोन्यूक्लियर mRNA था, इस हेटेरोन्यूक्लियर mRNA को के जो इंट्रॉन थे उनको हमने क्या कर दिया, उनको हमने निकालकर बाहर कर दिया और हमारे पास एक कंप्लीट 5' 3' mRNA मिल गया। इस mRNA में ढेर सारे नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं और हमको ये पता चला बाद में ये कुछ भी हो सकते हैं नाइट्रोजनस बेस, G C C A U G C A U A U C G तक ये मौजूद है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये किस फॉर्म में है, ये नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म में। अच्छा, इसको क्या होना है, इस mRNA को रीड होना है और इस mRNA से किसका फॉर्मेशन होना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। यही अभी हमको पढ़ना कि mRNA से प्रोटीन की मशीनरी कैसे काम करती है। अब प्रोटीन किसका बना है, प्रोटीन बना है अमीनो एसिड। किसका बना है, अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो अब ये अलग अलग प्रोटीन की साइज, स्ट्रक्चर और लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 4 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, 20 अमीनो एसिड से बनता है, उससे ज्यादा अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तब बनेगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। टोटल अमीनो एसिड है कितने हमारे पास, हमारे पास है 20 अमीनो एसिड। आ रही बात? इसीलिए इस बीच में जैसे हमको mRNA निकला तो पहले हमको ये जानना जरूरी था कि कौन से नाइट्रोजनस बेस किस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसीलिए mRNA के तुरंत बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नाम था जेनेटिक कोड। और इस जेनेटिक कोड कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने पाया, जो हमको जॉर्ज गैमो साहब ने बताया कि 3 के नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस होगा, 3 नाइट्रोजनस बेस, मान लीजिए CCU, इसको हम कहेंगे क्या, कोडोन। और ये ट्रिपलेट कोडोन जो है या ट्रिपलेट स्ट्रक्चर जो है, ये किसी एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा। ये उन्होंने इनिशियली कहा था, क्योंकि उन्होंने एक के कॉम्बिनेशन में पॉसिबल नहीं था, 2 के कॉम्बिनेशन में पॉसिबल, 3 के कॉम्बिनेशन में पॉसिबल हो सकता था। हालांकि जो कि 20 अमीनो एसिड थे और 64 प्रोडक्ट बन रहे थे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। लेकिन बाद में चाहे वो हरगोविंद खुराना रहे हों या निननबर्ग रहे हों या होरेनस्टाइन, इन लोगों ने आकर इस बात को प्रूफ किया कि
ये प्रोसेस जो है जॉर्ज गैमो साहब की, ये बिल्कुल सही है, इस पे प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि बाद में हरगोविंद खुराना ने इन्हीं 3 के सेट को जोड़कर और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। खैर, तो हमको ये पता चल गया जेनेटिक कोड और गैमो साहब के थ्रू कि 3 के सेट में पढ़ा जाएगा, मतलब ये 3 पढ़े जाएंगे, ये 3 पढ़े जाएंगे, ये 3 पढ़े जाएंगे, ये 3 पढ़े जाएंगे। बट कौन सा पढ़ा जाएगा, किसके थ्रू पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, फिर क्योंकि अमीनो एसिड को नहीं पता कि ये 3 कोडॉन कौन से, किसको जोड़ना है, कोडॉन को नहीं पता। देखिए अब एक दूसरे का कनेक्शन होना चाहिए। सपोज कीजिए मैं हूं, मैं कहीं पर जाऊं और मैं किसी व्यक्ति से मिलूं जिसकी लैंग्वेज मुझे नहीं आती, तो मेरे को बड़ा तकलीफ हो जाएगी समझने का, क्योंकि मैं उसे ट्रांसलेट ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक वैसे ही है, इसीलिए एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में क्या करना, ट्रांसलेट करना। आप कंप्यूटर में जितना काम करते हैं वो सब 010101 के कोड में आता है। अब आप चाहे हिंदी लिखें, इंग्लिश लिखें, उर्दू लिखें, कन्नड़ लिखें, सब कंप्यूटर 0101 के फॉर्मेट में ही पढ़ेगा। हो सकता है कि उसके लिए उसको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती हो, केवल 1 और 2 लिखने के लिए उसको 0 और 1 में काम चल जाता हो, लेकिन जब आप आन आर लिखते हैं या बाबकरी का लिखते हैं तो उसके लिए उसको ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती हो, लेकिन वो पढ़ेगा 01 के कोड में, क्योंकि उसको और दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। ठीक वैसे ही एमआरएनए की जो कोडिंग आई है उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करना है या अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये ट्रांसलेशन का काम कौन करेगा, किसके थ्रू ये ट्रांसलेशन हो पाएगा। दरअसल जब हमको ये पता चला कि 3 के कोडॉन में जेनेटिक कोड है, मतलब किसी 3 के सेट में एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन कौन सा अमीनो एसिड किस कोडॉन के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, ये कौन लेकर आएगा, ये कैसे पता चलेगा। और यहीं पर मशीनरी काम करती है पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस के। दरअसल ट्रांसलेशन प्रोसेस में आपको तीनों आरएनए, यानी कौन कौन से, एमआरएनए जो कि ये ऑलरेडी बन चुका है, आरआरएनए जिसमें ये प्रोसेस होने वाली, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है टीआरएनए। तो ये क्योंकि टीआरएनए साइज में सबसे छोटा होता है, एमआरएनए इट डिपेंड ऑन द लेंथ की प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी बड़ी बननी है उसके हिसाब से एमआरएनए की साइज होती है। आरआरएनए मैंने शायद बताया है, एक बार और डिस्कस करता हूं कैसे काम करेगा, और फिर बात करेंगे किसकी, टीआरएनए। तो यदि हम बात करें इन तीनों आरएनए की तो कैसे, तो आप यहां देखिए जो एमआरएनए है, एमआरएनए का दूसरा नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए। अब मैसेज कहां से लेकर आ रहा है, ये मैसेज लेकर आ रहा है किससे, डीएनए। डीएनए इसने इसको एक मैसेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिया है, कूट भाषा में जो है तो भर के दे दिया है कि भैया आप जाके फला प्रोटीन बनाना है, लेकिन और किसी को ना पता चले, ये तुमको बस पता है, एमआरएनए को पता है, वो मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए डिपेंड करेगा कि वो प्रोटीन को स्ट्रक्चर कितना बड़ा या छोटा है, उसके हिसाब से इसकी जो है तो क्या होगी, साइज। इज इट क्लियर। दूसरा आता है क्या, आरआरएनए। आरआरएनए दरअसल इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल। ये राइबोसोमल आरएनए की भी प्रकार है, जैसे आपने पढ़ा होगा 70S आरएनए, और एक दूसरा टाइप पढ़ा था आपने 80S आरएनए। नॉर्मली जो 70S आरएनए है ये आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, और जो 80S आरएनए होता है वो कहां मिलता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलता है। क्लियर। ये 70S आरएनए और 80S आरएनए ये फिर से दो अलग अलग सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। सब यूनिट का मतलब होता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये 70S और 80S दोनों दो अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। 70S बना होता है, उसकी जो लार्जर यूनिट होती है वो 50S होती है, और जो स्मॉलर यूनिट होती है वो 30S होती है। जहां तक 80S की मैं बात करूं तो इसकी लार्जर यूनिट 60S की होती है, स्मॉलर यूनिट जो है वो 40S की होती है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, इस 70S में 50 और 30 जुड़ने से तो 80 हो जा रहा है, तो ये तो इसका होना चाहिए, लेकिन फिर आप यदि 80S को देखें तो यहाँ 60 और 40 दिया हुआ है, तो ये तो 100 होना चाहिए। दरअसल S यहाँ पर जो है
ये जो S लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जब किसी चीज को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में तेजी से घुमाया जाए तो उसके सेंट्रीफ्यूग होने का, उसका सेटल होने के कितने चांसेस होते हैं, कितने परसेंटेज होते हैं। दरअसल जब 70s RNA यानी कि जब दोनों लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट एक साथ होती हैं उनको सेंट्रीफ्यूग किया जाए तो उनका जो सेडिमेंटेशन आता है वो 70 आता है। लेकिन जब दोनों को आप अलग कर दें तो लार्जर यूनिट का 50 और स्मॉलर यूनिट का 30 आता है। लेकिन जब दोनों को जोड़कर एक साथ करें तब उसका कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। ठीक यहाँ पर इसमें 80s RNA में 60 और 40 आता है, यदि अलग अलग करें, लेकिन उन दोनों को यदि कंबाइन करके आप सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो उनका सेंट्रीफ्यूगेशन कोफिशिएंट कितना आएगा? 80 आएगा। और इसी हिसाब से इनको 50, 30, 60, 40 किया जाता है। हाँ, ये बात और याद रखिएगा, ये 50 और 60 और 40 और 30 ये भी अलग अलग प्रोटीन से मिलके बने। यदि आपको ध्यान होगा, इससे पिछली वाली क्लास में हमने बताया था कि RNA पॉलीमरेज 1 जो होता है वो RNA का फॉर्मेशन करता है और हमने दिखाया था आपको 23S RNA, 18S RNA, 16S RNA। इसी तरीके से हमने जो tRNA या पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज 3 था उसमें हमने बताया था 5.8S RNA या 5S RNA या S RNA, ये भी नाम हमने बताया। दरअसल ये 60S RNA, 23S RNA और 18S RNA से मिलकर बनता है। ये 50S RNA, 23S RNA प्लस 16S RNA से बनता है। जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं ये 5S RNA और 5.8S RNA से मिलकर बनती है। तो ये थोड़ा सा आप हायर क्लासेस में और जाएंगे तो उनमें पता चलेगा कि कितने प्रोटीन से मिलकर बनी हुई हैं। तो आप पाएंगे कि ये जो 70S होती है तकरीबन 50 के आसपास प्रोटीन होते हैं जिनसे मिलती हैं। 80S से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन यूज होते हैं जिनसे मिलकर बनी होती है। तो ये बात थी mRNA और RNA। किसकी बात थी? mRNA RNA। mRNA जहां DNA से मैसेज लेकर आता है, एक इंफॉर्मेशन लेकर आता है जिसको रीड करना है, और RNA इन दो सब यूनिट के थ्रू, एक नीचे और एक ऊपर, इन दो सब यूनिट के थ्रू इस mRNA को रीड करने की कोशिश करता है, पढ़ने की कोशिश करता है कि आखिर mRNA में लिखा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। लेकिन ये दोनों RNA तब तक एक्टिवली काम नहीं कर सकते जबकि एक तीसरा RNA नहीं आता जिसका नाम क्या है? tRNA। क्या है उसका नाम? tRNA। अब जब मैं बात कर रहा हूं tRNA की तो tRNA क्या करता है? दरअसल tRNA को हम एक और नाम देते हैं और वो नाम है क्या? एडॉप्टर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको? tRNA को एडॉप्टर। अब आप ये समझ जाइए कि tRNA RNA में सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट RNA, स्मॉलेस्ट RNA। अर्लियर इसी tRNA को sRNA या सॉल्यूबल RNA भी कहा जाता। क्यों कहा जाता था? क्योंकि छोटा होता था, छोटा होने के कारण ये छोटा होता था और साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाता था, तो पता ही नहीं चलता था इसकी कब एक्टिविटी दिखाई देती थी। व्हेनेवर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि तभी ये एक्टिवली काम करता था, बाकी टाइम इसका बहुत ज्यादा रोल होता नहीं था। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में इसके बिना काम भी पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि यही किसकी तरह काम करेगा? एडॉप्टर की तरह काम करेगा। अब आप दूसरे शब्दों में समझ जाइए, सपोज कीजिए कि ये नहीं है तो आप mRNA में लिखे हुए कोड को रीड ही नहीं कर सकते, या आपने रीड कर भी लिया तो किस कोड से कौन सा अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा या कौन सा अमीनो एसिड वहां पर जुड़ेगा ये हमको जानकारी नहीं थी। इसलिए tRNA बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात आती है tRNA। तो हमने कहा tRNA एडॉप्टर है, स्मॉलेस्ट है, सॉल्युबल RNA के फॉर्म में आता है। साथ ही साथ देखिए, अब यदि स्ट्रक्चर देखें हम tRNA का तो वो कैसा है? तो tRNA का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, नाम वाइज देखेंगे तो दो नाम अक्सर मिलेंगे tRNA के। कुछ बुक में मिलता है क्लोवर लीफ मॉडल जब 2 डायमेंशनल हो, जब 3 डायमेंशनल हो तो इन्वर्टेड एल से, इन्वर्टेड एल शेप।
याद रखिएगा, मैं इसे कह रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पूछता है कि इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर किसका है, तो वो टीआरएनए का है। या क्लोवर लीफ मॉडल किसको कहते हैं, तो वो भी इसी को कहते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि इस तरीके से टीआरएनए बनता है। टीआरएनए जैसे एमआरएनए बनता है ना स्ट्रिप के फॉर्म में, इसी तरीके से बनता है, लेकिन बाद में ये इस तरीके से रीअरेंज हो जाता है। दरअसल यहाँ पर ये एमआरएनए के सेगमेंट होते हैं जो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ के इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नहीं तो ये भी बनता है एमआरएनए की तरह ही, लेकिन बाद में ये एमआरएनए का जो स्ट्रक्चर है या जो आरएनए का स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में आ जाता है, तो क्लोवर लीफ दिखता है या इन्वर्टेड एल शेप दिखता है। इन्वर्टेड एल शेप का मतलब कुछ ऐसा है, लाइक दिस, इस तरीके का दिखाई देता है। आगे बात, अब यदि हम इस टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए में ये एंड कहलाता है 5 डेज और ये एंड कहलाता है 3 डेज। पहली बात तो ये समझ चाहिए, ये जो 5 डेज एंड होता है ये सब दिन कहां पर आकर खत्म होता है, जी में, और जो 3 डेज एंड होता है ये खत्म होता है सीसीए, और ये जो सीसीए में खत्म होता है इसी एंड को कहते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये वो साइट है या वो साइट है जहां पर कौन आकर जुड़ता है, अमीनो एसिड आकर जुड़ता है। मैंने कहा कि ये एडॉप्टर मॉलिक्यूल है। एडॉप्टर मींस जो एमआरएनए को रीड करके उस कोडॉन के हिसाब का अमीनो, हमने ये बताया कि 64 कोडॉन में हर एक 64 कोडॉन में 61 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी न किसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। बचे हुए जो 3 कोडॉन है वो किसी अमीनो एसिड को एक्सप्रेस नहीं करते। तो जो 61 कोडॉन है उन 61 कोडॉन को एक्सप्रेस करने के लिए या वो जो जिस भी अमीनो एसिड को एक्सप्रेस करते हैं उनको कौन जानता है, उनको जानता है ये टीआरएनए। यानी इसको पता है कि ये कोडॉन किस अमीनो एसिड के लिए है, ये कोडॉन किस अमीनो एसिड के लिए है, ये कोडॉन किस अमीनो एसिड को, ये आइडिया किसके पास है, केवल टीआरएनए के पास है। तभी ये पूरी प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगी। अब आप समझिए जिस तरीके से अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है इसी तरीके से इस वाले साइट को हम कहते हैं एंटीकोडॉन साइट। क्या कहते हैं इसको, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन साइट क्यों कहते हैं, क्योंकि दरअसल टीआरएनए में यहां पर 3 नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेस। मजेदार बात यह है कि सपोज कीजिए ये आपका एमआरएनए, क्या है आपका एमआरएनए। इस एमआरएनए में जो भी कोडॉन को ये रीड करेगा, मान लीजिए यहां पर लगा है यूएसी, ये लगा। अब ये एंटीकोडॉन है तो स्वाभाविक है यहां कोडॉन क्या होगा, एयूजी। क्या होगा, एयूजी। मतलब जब कभी भी एयूजी यहां पर आएगा इसको पढ़ने के लिए यही टीआरएनए आएगा जिसके पास एंटीकोडॉन क्या होगा, यूएसी। और आपको पता है कि एयूजी जो कोडॉन होता है, जेनेटिक कोड होता है, इट ऑलवेज कैरी ए अमीनो एसिड नोन एज मिथियोनिन। एयूजी से क्या रिप्रेजेंट होता है, मिथियोनिन। मतलब ये टीआरएनए जिसके पास एंटीकोडॉन यूएसी होगा वो सब दिन किसको लेकर चलेगा, मिथियोनिन को लेकर चलेगा। क्योंकि जैसे ही कोई एयूजी मिला उसको उसने रीड किया, मतलब वो क्या जोड़ने वाला है, मिथियोनिन जोड़ने वाला। आगे बात। और ये वाली जो साइट कहलाती है ये कहलाती है एंजाइम साइट, एंजाइम बाइंडिंग साइट कह लीजिए, एंजाइम साइट कह लीजिए। ये कहलाती है राइबोसोमल साइट। क्यों, क्योंकि इस टीआरएनए को राइबोसोम के साथ ही तो अटैच होना है, राइबोसोम पे ही तो जो काम करना है। जैसे मैंने कहा कि एक एमआरएनए 2 आरआरएनए, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में से निकलती है, और जब बीच में से निकलती है तब टीआरएनए वहां ला के किसको छोड़ते जाता है, अमीनो एसिड को। अभी हम बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। तो भाई इस टीआरएनए को आरएनए के साथ भी जो जुड़ना है, जैसे राइबोसोमल साइट, साथ ही साथ जो वो अमीनो एसिड लेकर आया उसको जोड़ना भी है, तो एंजाइम साइट भी चाहिए। किस अमीनो एसिड को ले रहा है उसकी एक साइट है। और यहाँ पर क्या हो गई, एंटीकोडॉन साइट। नीचे क्या है, ये कोडॉन साइट है। तो ये इस तरीके का क्लोवर लीफ मॉडल या इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर किसका होता है, टीआरएनए का होता है।
तो ये हमको यहाँ ये देखने को बात मिलती है। किसी तरह काम करता है, एडॉप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। किसी तरह काम करता है, एडॉप्टर मॉलिक्यूल की तरह। आप ये समझ जाइए, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी एमआरएनए में कोई भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, सपोज करो ये 3-4 कोडोन लिखे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप और मैं इनको नहीं पहचानते। हम कब पहचानेंगे? जब हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जानेंगे। कौन सी हो? कन्नड़। यदि आप कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ में ये वर्ड होता है कि मेरा नाम है। कहने का मतलब यह है कि इसको ट्रांसलेट करने की काबिलियत, क्योंकि हमको आती है हिंदी या हमको आती है क्या? इंग्लिश। तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको ट्रांसलेट करने की जो काबिलियत है, या उनके हिसाब से जो हमको समझ में आ जाए उसमें कन्वर्ट करने के लिए टीआरएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना टीआरएनए के ये कन्वर्शन पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को या एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को एक नाम देते हैं, और नाम है क्या? वो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करना, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। अब ये भी समझ लीजिए, सपोज कीजिए ये हमने पढ़ लिया, अब इसके आगे भी कोई कोडॉन होगा। इसके आगे मान लीजिए सी है, जी है, फिर ए। तो सी जी ए का एंटी कोडॉन क्या होगा? जी सी यू। अब यहां पर ऐसा टीआरएनए आकर जुड़ेगा जिसके पास एंटी कोडॉन क्या हो? जीसीयू हो, और वो जीसीयू एंटी कोडॉन पे जो अमीनो एसिड अटैच होगा वो कौन सा होगा? जो इसको रिप्रेजेंट करेगा सीजीए को। और इसी तरीके से एमआरएनए आगे बढ़ते जाता है, और हर 3 ट्रिपलेट को एक टीआरएनए क्या करते जाता है? रीड करते जाता है। आ रही मेरी बात समझ? आप टीआरएनए का एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि टीआरएनए में पहले जब कभी भी कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी, इनिशिएशन स्टार्टिंग जो टीआरएनए है वो किसको लेकर आएगा? मिथियोनिन को लेकर आएगा, या ये यूं कहिए कि वो किसको रीड करेगा? एयूजी को, स्टार्टिंग कोडॉन को। आ रही मेरी बात समझ? इसी को सबसे पहले रीड करेगा। पहले जो पहला इनिशिएटिंग टीआरएनए होगा वो सब दिन इसी को रीड करेगा। कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन है, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस में चलते हैं तब बात करेंगे। दूसरा, नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। कौन कौन से स्टॉप कोडॉन? यूएजी और यूजीए। इनके नाम भी हैं, इनके नाम भी आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप जाएंगे तब आप पाएंगे इनके कुछ नाम भी हैं। नाम है अंबर, ओचरे एंड ओपल। तो ये 3 हैं, यानी यूएए में आप देखेंगे तो अंबर, यूएजी को ओचरे, OCHRE ओचरे, ठीक, और इसी तरह यूजीए को OPAL ओपल। तो इस तरीके से नाम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बेस्ड है। तो नो टीआरएनए यदि मैं बात करूं स्टॉप कोडॉन कहलाता है, और इस स्टॉप, इन 3 स्टॉप कोडॉन के लिए टीआरएनए के पास कोई एंटी कोडॉन नहीं होता। तो जैसे ही ये तीनों में से कोई भी पहुंचेगा वहां टीआरएनए नहीं जुड़ेगा, और वहीं पर चेन स्टॉप हो जाएगी या पॉलीपेप्टाइड चेन बनना बंद हो जाएगी। तो होप आपको यहाँ पर टीआरएनए एडॉप्टर मॉलिक्यूल तक बात समझ में आ गई होगी कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है टीआरएनए। अब बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसलेशन। कैसे ट्रांसलेट होता है? जो हमने एमआरएनए बनाया है, जेनेटिक कोड जान गए, टीआरएनए का फंक्शन जान गए, अब हमको एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है। देखिए, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ट्रांसलेशन। हम बात करेंगे किसके बारे में? ट्रांसलेशन के बारे में।
देखिए जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो आप ये समझ जाइए कि ऑलरेडी डीएनए में एमआरएनए बना दिया और इस एमआरएनए में वो उन्होंने सेगमेंट डाल दिए हैं, या यूं कहिए कि वो नाइट्रोजनस बेस ऑलरेडी यहाँ मौजूद है जिनको रीड करके अमीनो एसिड को जुड़ना है या करना है। यहाँ पर 5 डेज होगा ऑटोमेटिकली, ये 3 डेज होगा, पॉलिंग कैपिंग की प्रोसेस हो चुकी होगी, हमारे पास मैच्योर एमआरएनए। अब इस एमआरएनए से प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए, यहाँ जो कोड है इनको रीड करना जरूरी है और इन कौन से कोडॉन से कौन सा अमीनो एसिड आएगा, कौन से कोडॉन से कौन सा अमीनो एसिड आएगा, कौन से कोडॉन से कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। और ये काम हमारे लिए कौन करता है, टीआरएनए। कौन करता है, टीआरएनए। दूसरी बात, इन अमीनो एसिड को आपस में क्या करना है, जुड़ना। लेकिन कौन सा पहले तो अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ेगा, इन टीआरएनए के साथ जुड़ेगा। जब टीआरएनए के साथ जुड़ेगा तभी वो इन जगहों पर जाएगा और बाद में आरआरएनए की प्रेजेंस में इसमें आगे की प्रोसेस होगी। तो आप ऐसा समझिए कि इन अमीनो एसिड को भी क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट होना पड़ेगा। कंबाइंड होने के लिए, जुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी इनको मिलेगी कहां से, एटीपी से। तो जब आप प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे शुरुआत में अमीनो एसिड चार्ज होते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होता है और ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड फिर जुड़ते हैं किसके साथ, टीआरएनए के साथ, और तब एक पूरी प्रोसेस जो है वो जनरेट होती है, इनिशिएट होती है। अब इन अमीनो एसिड जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। हाँ, कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद जुड़ेगा, इसकी पहले से ही इसका डिसाइडिंग फैक्टर ऑलरेडी हो चुका है। डीएनए ने डिसाइड कर दिया है कि इस अमीनो एसिड के बाद ये अमीनो एसिड जुड़ेगा, इसके बाद ये जुड़ेगा, इसके बाद ये जुड़ेगा। वहां हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, कौन से अमीनो एसिड को जुड़ना है वो हमको जरूर वहां तक लाकर देना, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी, डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। अब आता है आगे इनिशियली प्रोसेस होती कैसे। जैसे हमने कहा कि 3 आरएनए हैं, आप देखिए यहां इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ये दरअसल है आरआरएनए। क्या है ये, आरआरएनए। यदि मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो ये कहलाएगा 40S आरएनए और ये कहलाएगा आपका 60S आरएनए, यानी लार्जर यूनिट और स्मॉलर। ये आरएनए ये हो गया। इसके साथ साथ दूसरा जो आरएनए है वो है एमआरएनए। इसका इनिशिएशन कहां से होगा, 5' एंड होगा, एंड कहां से होगा, 3' एंड होगा, जिसमें ऑलरेडी क्या लगी होगी, पॉलीपेप्टाइड एडेनोसिन की चेन लगी होगी। यहां पर क्या लगा होगा, 7 मिथाइल ग्वानिन लगा होगा और यहां पर कोडॉन। इज क्लियर। अब ये कोडॉन कुछ भी हो सकते हैं, सी सी ए यू सी जी, ए यू जी सी, सी सी ए जी सी, टाइप। उसको 3 में रीड करना ही हमको पता है, यहां कोई डाउट नहीं। अब ये हालांकि मैंने नीचे बना दिया, आप थोड़ा सा इसको उल्टा कर लेंगे तो और समझने में थोड़ा सा आसानी आएगी। तो मैं उल्टा कर देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। सी सी जी ए जी सी ए यू जी सी जी ए जी, लाइक दिस। अब क्या होगा कि ये एमआरएनए इस दोनों आरआरएनए के बीच में से एंट्री लेगा और तब इन कोडॉन को रीड किया जाएगा और इन कोडॉन को रीड करने का काम किसका होता है, टीआरएनए का, जो अपने साथ किसको लेकर आता है, अमीनो एसिड। तो अब आप समझ जाइए ये स्ट्रक्चरल फैक्ट्री है आरआरएनए, जहां पर प्रोटीन को क्या होना है, बनना, या पॉलीपेप्टाइड चेन को बनना है।
क्या बनना है, कौन सा प्रोडक्ट बनना है इस फैक्ट्री में, वो डिसाइड करेगा कौन, एमआरएनए। यानी जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए लेकर आ जाएगा वो काम यहां होगा। इस जो इंफॉर्मेशन आई थी उसके लिए कच्चा माल लाने का काम कौन करेगा, टीआरएनए। यानी जिस कोडोन के लिए जो जिस अमीनो एसिड की जरूरत होगी उसको ब्रिंग करने का काम कौन करेगा, टीआरएनए करेगा। सो इस तरीके से एक पूरी की पूरी मशीनरी काम करती है तीनों आरएनए से मिलकर, आरएनए से मिलकर जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। टीआरएनए एडॉप्टर की तरह काम करेगा, अमीनो एसिड लेकर आएगा। एमआरएनए इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है जो डीएनए से वो लेकर आया है। और आरआरएनए का काम होता है कि इन दोनों के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो प्रोटीन आ रहे हैं, जो अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, उनको आपस में जोड़कर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना, उनको जोड़ देना। तो पॉलीपेप्टाइड चेन या पेप्टाइड लिंक जो है वो यहाँ पर बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, ये लीड होगा और ये अमीनो एसिड लेकर आएगा। वो आपकी बात समझ में आ गई होगी। आप साथ ही हमने बताया था टीआरएनए में दो और एंड थे, एक तरफ तो अमीनो एसिड जुड़ता था, एक तरफ एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन से वो इस कोड को पढ़ेगा। एक साइड में उसने अमीनो एसिड जोड़ी रखा है, एक साइड थी राइबोसोमल साइड जो इस राइबोसोम के साथ अटैच करने के लिए थी, और एक साइड में थी कौन सी, एंजाइमेटिक साइड जो यहाँ पर पेप्टाइड चेन बनाने के लिए हेल्प करेगी। ट्रांससाइलेट एंजाइम एक होता है जो काम करेगा, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। जहां तक रही बात इस आरआरएनए की, आरआरएनए में भी इस तरीके से 3 चेंबर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 चेंबर। ये मैं थोड़ा सा यहाँ 40 आरएनए को डिलीट कर रहा हूं। ये कहलाता है ए साइट, ये कहलाता है पी साइट, और इसको हम कहते हैं नॉर्मली टी साइट। तो ये क्या है, ए पी और सी साइट। ए साइट का मतलब है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये वो है जहां पर आके अमीनो एसिड आकर, मतलब ये जैसे ही एमआरएनए चेन यहां से जाएगी, ए साइट पे जैसे पहुंचेगी वैसे ही टीआरएनए आके उस कोडॉन को रीड करेगा, बाहर नहीं रीड करेगा, फैक्ट्री के अंदर रीड करेगा। लेकर कौन आएगा, क्योंकि आपको बता दूं हमारे साइटोप्लाज्म में ढेर सारे अमीनो एसिड 20 के 20 अमीनो एसिड मौजूद हैं जिनको हम अमीनो एसिड पूल कहते हैं। उस अमीनो एसिड पूल में से अमीनो एसिड को पकड़कर रखे रहता है पहले से कौन, टीआरएनए। अब वो 20 खड़े रहते हैं, जैसे उनको दिखता है कि अच्छा ये वाला कोडॉन आया है, मेरे पास इसका एंटीकोडॉन है, तो वो वहां जाकर जुड़ जाता है। तो ये ए साइट है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। जबकि ये पी साइट को हम कहते हैं पेप्टाइड साइट, जहां पर क्या होगा, जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, मतलब एक अमीनो एसिड में दूसरा अमीनो एसिड क्या होगा, जुड़े। तीसरा मैंने ई साइट लिखकर रखा है, इसका मतलब है एग्जिट साइट। यहां से टीआरएनए क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसने अपने साथ जो अमीनो एसिड था वो दे दिया, तो यहां से बाहर निकल जाएगा और आगे की तरफ फिर दूसरा एक अमीनो एसिड लेकर फिर आएगा। याद रखिएगा, एक टीआरएनए एक ही के तरीके के एंटीकोडॉन उसमें मौजूद होते हैं और वो एक ही तरीके के अमीनो एसिड को कैरी करता है, वो दूसरे अमीनो एसिड को कैरी नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि चूंकि एक से ज्यादा कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब समझने का ऐसा है कि जैसे यू है, यदि वो भी फिनाइलिन को एक्सप्रेस कर रहा है तो हो सकता है यूयूसी भी फिनाइलिन को ही एक्सप्रेस कर रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में यू को पढ़ने वाला जो एंटीकोडॉन होगा वो भी फिनाइलिन कैरी करेगा टीआरएनए में, और यूयूसी को पढ़ने वाला जो एंटीकोडॉन होगा वो भी फिनाइलिन ही कैरी करेगा अब अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट में। तो ये दिमाग में बैठा कर रखिएगा। लेकिन हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए हमारे बॉडी में मौजूद हैं जो इनको लेकर आते हैं। तो ए साइट अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, देन पी साइट का काम क्या है, जहां पर आकर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ई साइट जहां से टीआरएनए बाहर निकल जाएंगे और इस तरीके से एक चेन बनती हुई चली जाएगी। कैसे वो प्रोसेस होती है उसके बारे में बात करते हैं। एक मैंने केवल आपको मशीनरी बताई कि आरआरएनए किस तरीके से फैक्ट्री का फॉर्मेशन कर रहा है, एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है कि इस फैक्ट्री में हमको कैसा प्रोडक्ट बनाना, और उस प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल कौन लेकर आ रहा है, टीआरएनए लेकर आ रहा है। तो ये एक बेसिक है जो हम प्रोटीन सिंथेसिस में देखते हैं।
कैसे काम करता है अब वो देखते हैं। जहां तक रही बात प्रोटीन सिंथेसिस की, तो प्रोटीन सिंथेसिस 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, देन elongation and C1 is शायद इसी तरीके से हमने mRNA भी बनाया था, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, जहां पर इलॉन्गेशन का काम पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता था, इनिशिएशन का काम सिग्मा फैक्टर के थ्रू होता था और टर्मिनेशन का काम प्रो फैक्टर के थ्रू होता था। यहाँ पर जो इनिशिएशन प्रोसेस है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो कुछ अलग अलग तरीके की प्रोसेस होते हैं इनिशियल लेवल पे। तो यहाँ पर इनिशिएशन में फिर से काम होता है। पहला क्या होता है? एक तो होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्या काम होगा? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। और दूसरा होगा ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। कुछ बुक में एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड को चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड भी कहते हैं या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड है इसमें ये एटीपी के साथ जुड़कर चार्ज हो जाते हैं, तो चार्ज हो जाते हैं तभी टीआरएनए, तो ये दोनों मिलाकर एक तरीके से चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। तो अलग अलग बुक में थोड़ा सा अलग लगता है, इसलिए मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। एक तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कर दिया, दूसरा कर दिया क्या? ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। अब इसके बाद दूसरी प्रोसेस आती है इलॉन्गेशन, तीसरी प्रोसेस आती है क्या? टर्मिनेशन। ये कैसे काम करता है ये देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा जगह कम है, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। हमने फिलहाल इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन हटा दिया, हम केवल इनिशिएशन की बात कर रहे हैं। इनिशिएशन में हमने दो पार्ट रखा हुआ है एज पर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक कहता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो आप चाहिए तो इनिशिएशन को आप चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कर सकते हैं। कंफ्यूजन हो रहा था समझने में, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया है। पहला है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना क्योंकि इसके साथ एटीपी जुड़ रहा है। दूसरे प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू पर्टिकुलर टीआरएनए। तो देखिए क्या है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में, ये अमीनो एसिड जो ए लिखा है मैंने, ये अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एटीपी के साथ जुड़ता है। आप सबको पता है एटीपी इज एनर्जी, एटीपी के साथ जुड़ेगा और यहां पर एक एंजाइम काम करेगा अमीनो एसाइल सिंथेटेज। अमीनो एसाइल सिंथेटेज जो अमीनो एसिड को जोड़ने का काम है। क्या प्रोडक्ट बनता है? क्योंकि अमीनो एसाइड के साथ है तो ये अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एएमपी क्यों? क्योंकि एटीपी में से दो फॉस्फेट यार निकल जाएंगे, ये मैंने आपको में लिखे हुए। तो क्या बनना है? अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा अमीनो एसिड है जिसने अपने साथ एटीपी को जोड़ के और एक तरीके से एनर्जी बंडल में चार्ज हो गया है। ये किसी के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, आप ऐसा ही समझिए कि जब कोई चीज चार्ज होती है तो किसी चीज को पकड़ने लगती है। जैसे आप कॉम को ले लीजिए और अपने बालों पे रगड़िए, थोड़ी देर बाद आप देखिए तो वो चार्ज हो जाता है, उसमें चार्ज आ जाता है, तो उसके अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक यही काम यहाँ हो रहा है कि जब अमीनो एसिड में एटीपी के साथ कंबाइन हुआ तो अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये अमीनो एसिड को किसके साथ एक्चुअली जुड़ना है? टीआरएनए के साथ जुड़ना है। कभी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए होगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड जब टीआरएनए में कैसे होगा? अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये टीआरएनए के साथ जुड़ेगा। कौन से टीआरएनए? ये स्पेसिफिक टीआरएनए होगा। मतलब हर एक अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग क्या होगा? टीआरएनए। तो ये अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स इस टीआरएनए के साथ जुड़ेगा, बनाएगा क्या? अमीनो एसिड टीआरएनए, यानी टीआरएनए के थर्ड वाले पोजीशन पे CCA हमने स्ट्रक्चर बताया था, वहां पर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, वहां जाकर ये जुड़ जाएगा। ये AMP वो भी अलग हो जाएगा और ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी बना था वो एंजाइम भी अलग हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या आ गया? टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ दिख गया। ये दोनों प्रोसेस को एक साथ एनसीईआरटी बुक में चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या
अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, इस नाम से लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये इनिशिएशन, ये क्या है, इनिशिएटिंग। मैंने केवल इसलिए दो भागों में तोड़ा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हो क्या रहा है, कैसे काम करता है, क्योंकि बुक में उतना क्लियर नहीं है। होप आपको समझ में आ गया होगा इनिशिएशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब आगे बढ़े। इस इनिशिएशन के बाद आगे प्रोसेस आती है इलोंगेशन की। लेकिन इनिशिएशन की कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो पहले देख लें, उसके बाद हम इलोंगेशन का मतलब होता है चेन बनना शुरू होती है, स्टार्टिंग यहीं से होती है, इनिशिएशन यहीं होता है। अब बात करते हैं इलोंगेशन। हालांकि इलोंगेशन में पहले इनिशिएशन आएगा तब इलोंगेशन हो जाएगा। यहां पर देखिए, सपोज कीजिए स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, ये आपकी पी साइड, सॉरी ए साइड, देन पी साइड एंड देन ई साइड। यहां मैं कुछ नहीं लिखता हूं, यहां लिख देता हूं ई, यहां लिख देता हूं पी, यहां लिख देता हूं ए। ओके, ये स्मॉलर यूनिट है और ये लार्जर यूनिट है, किसकी, आर। ये एक 5' 3' और इस 5' 3' mRNA में ढेर सारे कोडॉन लिखे। अब यहां से टीआरएनए जो लेकर आए। मजेदार बात यह है कि टीआरएनए यहां पर कोई भी अमीनो एसिड लाकर जोड़ता नहीं। सबसे पहले जो 7 मिथाइल ग्वानिन है, ये इंटर करता है किसमें, इस चेन के अंदर, लाइक दिस। तो आप इसको ऐसा बना लीजिए, तो ये चेन अब एंट्री जोड़ेगा, यहां आ गया 5', ठीक, ये मान लीजिए चेन। हमने पहले ही कहा कि जो इनिशिएटिंग कोडॉन है वो क्या है, एयूजी। क्या बनाता है, मिथ्योनिन बनाता है। याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार एक और पूछता है कि क्या एयूजी के अलावा भी किसी से स्टार्ट हो सकता है, इनिशिएट हो सकता है। आंसर इज यस। जीयूजी जो वेलिनिन बनाता है, तो ये बड़े एक्सेप्शनल केसेस में ये भी इनिशिएटिंग कोडॉन की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन क्या है, जीयूजी जो वेलिनिन बनाता है, ये भी इनिशिएटिंग कोडॉन की तरह बिहेव करता है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम में कौन है, एयूजी है जो मिथ्योनिन बनाता है। यहीं से कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, स्टार्ट होती है। अब आप कहेंगे कि सर सपोज कीजिए यहां पर बहुत सारा सी ए सी जी बहुत सारा लगा है, यहां पर एयूजी लगा है, तो क्या ये जो इतना चेन था ये रीड नहीं होगा? आंसर इज यस, ये रीड नहीं होगा। आगे टॉपिक में हम बात करेंगे, ये भी रीड नहीं होगा। प्लस जहां कहीं पे भी आपको स्टॉप कोडॉन मिल गया, मान लो यहां मिल गया यूएई, उसके बाद का ये वाला सेगमेंट भी रीड नहीं होगा, ये वाला सेगमेंट भी रीड नहीं होगा, और ये जो दोनों सेगमेंट रीड नहीं होंगे इनको बोलते हैं यूटीआर रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलते हैं इनको? यूटीआर रीजन बोलते हैं या अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। ये पढ़े नहीं जाते। तो अब अक्सर होगा क्या कि ये एयूजी से रीड होगा, तो ये एयूजी कहां पहुंचता है, ये क्या होगा, चलते जाएगा। कब तक चलते जाएगा? जब तक एयूजी इन साइट पर नहीं पहुंचता। आगे बात सर। दूसरी बात, जब भी कभी कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में जो एयूजी होगा, एयूजी दरअसल ए साइट पे नहीं, जो इनिशिएटिंग कोडॉन होता है, जो टीआरएनए होता है, कौन सा टीआरएनए, जो अमीनो एसिड मिथ्योनिन को लेकर चलता है, वो शुरुआत में ए साइट पे नहीं आता, वो कहां आता है, यहां पर आता है। यहां पर उसने मिथ्योनिन को लिया हुआ है, और एयूजी का जो एंटीकोडॉन है वो क्या है, यूएसी, इसको लेकर बैठा हुआ है। कौन सी साइड में? पी साइड में। पहला
टीआरएनए कहां पर अटैच होता है? पी साइट में, ए साइट पे नहीं, क्योंकि बाकी जितने भी आप टीआरएनए देखेंगे वो कहां अटैच होंगे? ए साइट में आकर अटैच होंगे। तो पहला टीआरएनए जो मिथ्योनिन को लेकर आया है, इनिशिएटिंग कोडॉन को लेकर आया है, वो कहां अटैच होगा? पी साइट में अटैच होगा, यही आकर रुका रहेगा। अब होता क्या है कि ये चेन चलना शुरू हुई, ये 5' इसके अंदर से निकलना शुरू हुआ, यहाँ कुछ बकवास कुछ भी कोडॉन होंगे, यू सी सी जी कुछ भी हो सकते हैं, वो सब निकलते जाते हैं, ये टीआरएनए किसी को नहीं पकड़ता। लेकिन जैसे ही ऐसे निकलते निकलते एयूजी यहां पर पहुंचता है, इसका जो एंटी कोडॉन है उसको पकड़ ले। एयूजी जैसे ही पहुंचता है पी साइट के पास, एंटी कोडॉन टीआरएनए जो पहले से मौजूद होता है उसको पकड़ लेता है, अब ना जाने मैं यहां से आया, ये पकड़ लिया। जैसे ही इसको एयूजी को पकड़ता है, इसके बाद वाला जो भी कोडॉन होगा, मान लो सीसीजी हुआ, जीजीसी हुआ, जो भी हुआ, जैसे ही इसको पकड़ा, ए साइट के सामने एक दूसरा कोडॉन मौजूद है। आ रही मेरी बात? ये इनिशिएटिंग है, याद रखिएगा। मिथ्योनिन को लेकर जो पहला वाला जो आया है वो सब दिन कहां पर आके खड़ा हो जाएगा? पी साइट में खड़ा रहेगा, उसको कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं। अब जैसे ही एयूजी यहां पहुंचा, इसके एंटी कोडॉन ने उसको पकड़ लिया। अब चेन तेजी से जो भाग रही थी वो रुक गई। एयूजी को पकड़ लिया, उसने पहले से क्या जोड़कर रखा है ऊपर? मिथ्योनिन। अब सीसीजी, सीसीजी का एंटी कोडॉन क्या होगा? जी जी सी। अब यदि मैं नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजनस कह रहा हूं, क्या है? जी जी सी सी जी, सी सी जी प्रोलीन, सी सी जी को जो का जो अमीनो एसिड है वो क्या है? प्रोलीन। इसको पकड़ा हुआ एक टीआरएनए यहां मौजूद होगा। मेरी बात समझ में आ रही? सबसे पहले पी साइड में एयूजी आया, एयूजी जैसे ही आया वैसे ही पी साइड में जो पहले से टीआरएनए मौजूद है मिथ्योनिन को पकड़ के, उसके एंटी कोडॉन ने इसको तुरंत कैप्चर कर लिया। उससे पहले जितनी चेन निकलनी थी निकल गई, उसको उसने कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि वो कौन सा रीजन था? यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये 5' के यानी इनिशिएटिंग कोडॉन के पहले भी होते हैं और स्टॉप कोडॉन के बाद भी होते हैं, बीच में कोई अनट्रांसलेटेड रीजन नहीं होता। किसमें? यूकैरियोटिक। तो ये एयूजी को रीड कर लेगा। जैसे ही एयूजी यहां पकड़ में आ गया, उसके बाद अगला जो 3 का सेट होगा उसको रीड करेगा कौन? ए साइड। कौन रीड करेगा? ए साइड। जब ए साइड रीड करेगा तो वो भी एक कोई ना कोई अमीनो एसिड को टीआरएनए यहां पर लेकर आएगा। अब क्या प्रोसेस होती है ये समझने की जरूरत है, इसी के नीचे बना रहा हूं। मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा किया है ताकि यदि ना दिख रहा हो तो दिखने लगे। अब आप देखिए यहां पर कि ये जो एमआरएनए जा रहा था 5' 3', यहां पर एयूजी लगा हुआ था। इस एयूजी को पढ़ने वाले कौन थे? यूएसी। और ये यूएसी जो एंटी कोडॉन लेकर आया था टीआरएनए, उसके पास क्या मौजूद है? मिथ्योनिन मौजूद है। ये साइट कौन सी है? पी साइट। और पी साइट को हमने कौन सा साइट कहा था? पेप्टाइड साइट। क्या कहा था? पेप्टाइड साइट। ये कौन सी है? अमीनो एसिड साइट, ए साइट। अब जो भी अगला होगा कोडॉन, मान लीजिए सी सी जी था जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा, तो इसको कैरी करने वाला जो एंटी कोडॉन होगा वो क्या होगा? जी जी सी होगा। और ये कौन कैरी कर रहा है? दूसरा टीआरएनए कैरी कर रहा है। ये टीआरएनए में क्या लगा है? प्रोलीन लगा हुआ। अब होता क्या है यहां देख लीजिए, जैसे ही ये चेन आगे की तरफ बढ़ेगी, ये वाला जो एयूजी वाला है वो ई साइड की तरफ जाएगा। ये पहला कोडॉन है ये आगे की तरफ आएगा, ये दूसरा कोडॉन इधर आगे की तरफ आएगा। यहां जो तीसरा कोडॉन होगा, मान लीजिए CGA है, वो क्या होगा? ए साइड में पहुंचेगा। तो ये ए साइड में पहुंचेगा, ये पी साइड में पहुंचेगा और ये बाहर की तरफ निकलेगा। ये एयूजी जब बाहर की तरफ निकल रहा होता है पी साइड से, तब ये टीआरएनए ये बाहर की तरफ निकल रहा होता है और ये एंट्री ले रहा होता है।
तब क्या करता है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, चार्ज टीआरएनए है। कैसे टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए। इन दोनों के पास चार्ज है, क्योंकि इन दोनों ने एटीपी के साथ जुड़कर और अमीनो एसिड को अपने ऊपर क्या किया है, जोड़ रखा हुआ। हमने पहले इनिशिएशन प्रोसेस में आपको बताया था कि अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ के ये प्रोसेस करेगा। तो जैसे ही ये आगे की तरफ निकलेगा, ये इसकी तरफ आएगा, ये दोनों टीआरएनए आपस में जुड़ेंगे। या यूं कहिए कि चूंकि ये चार्ज टीआरएनए है, तो जो पहले वाला टीआरएनए होगा, ये टीआरएनए इस टीआरएनए के साथ ये जब बाहर की तरफ निकल रहा होगा, तो इस मिथियोनिन को इस साथी को देता हुआ आगे बढ़ेगा। समझने के लिए मैं फिर यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं, होप आपको अब समझ में आ जाएगा। ये निकल रहा है 5', क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से बाहर निकल रहा है, UAC बाहर निकल रहा है, यहाँ AUG है और ये मिथियोनिन लगा हुआ है। इसलिए किसमें है अभी, P साइड में। ये कौन सा है, E साइड, और ये कौन सा है, A साइड। और A साइड से ये जो था कौन सा वाला, CCG वाला, तो CCG वाला यहाँ पहुंच गया जब तक, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है। और इस CCG में क्या लगा हुआ है, एक टीआरएनए लगा हुआ है, और टीआरएनए में क्या लगा है, प्रोलीन लगा है। दरअसल ये क्योंकि दोनों के दोनों टीआरएनए अब P साइड के पास ही मौजूद हैं, और क्योंकि दोनों चार्ज हैं, ऐसे में ये टीआरएनए इस मिथियोनिन को यहाँ से छोड़ देता है और किसके साथ जोड़ देता है, प्रोलीन के साथ जोड़ देता है। तो पहला मिथियोनिन और उसके साथ जुड़ गया क्या, प्रोलीन। तो ये जो जुड़ने की जो प्रोसेस है, यानी एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ गया, आ रही बात समझ। तो यहाँ पर बनता है एक बॉन्ड, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है, ये बॉन्ड बनता है एंजाइम के कारण, जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। यहाँ जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है ये, इसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। याद रखिएगा ये यूकैरियोटिक में है। बैक्टीरिया के केस में जो आरएनए का 23S RNA है, राइबोजाइल, वही जो है तो पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है ना, बुक में होगा शायद आपके बुक में राइबोजाइल। तो ये जो यूकैरियोटिक में एंजाइम काम करता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, और जहां तक प्रोकैरियोटिक की मैं बात करूं तो वहां पर काम करेगा राइबोजाइल, वो बैक्टीरिया काम करता है। तो आप ये समझ जाइए कि प्रोकैरियोटिक में पेप्टाइड बॉन्ड के लिए 23S RNA में ही राइबोजाइल मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम काम करता है, जिसकी मदद से ये जो पहला वाला टीआरएनए बाहर निकलते वक्त, क्योंकि ये दोनों चार्ज टीआरएनए होते हैं और जो दूसरा टीआरएनए उसकी जगह आ रहा होता है, तो ये अपने मिथियोनिन को इस प्रोलीन के साथ जोड़ देता है। और जब तीसरा आता है, कौन था, GCA, मान लीजिए यहाँ तीसरा आया, अब इसके लिए कोई एक तीसरा टीआरएनए यहाँ आकर फिर जुड़ेगा और वो कोई ना कोई उसके हिसाब का एंटीकोडॉन रखेगा, अमीनो एसिड लेकर आएगा। तो ये तो बाहर निकल कर एग्जिट हो गया है। अब ये जो दूसरा वाला तो इसकी जगह आएगा। जब ये चेन और आगे बढ़ेगी तो इस जो तीसरे वाले के साथ है, ठीक वही पोजीशन होगी। तीसरा वाला जब P साइड में आ रहा होगा, दूसरा वाला P साइड छोड़ रहा होगा, तब ये दोनों के दोनों अमीनो एसिड उस तीसरे वाले के साथ जुड़ जाएंगे और इस तरीके से चेन बनती हुई चली जाएगी। यही चेन कहलाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, अब इलांगेट हो, आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए आपका लार्जर यूनिट, ये स्मॉलर यूनिट, यहाँ पर आपने एक 5' एंड को डाला, ये 5' है, ये 3' है, यहाँ पर अलग अलग कोडॉन मौजूद हैं। ये है आपकी P साइड, ये है आपकी A साइड, ये है आपकी E साइड। तो E हो गया, P हो गया, A। अब ये जो जितने भी कोडॉन आपके यहाँ मौजूद हैं, इनमें जो भी कोडॉन होंगे, यहाँ पर पहले से कौन बैठा हुआ है, मिथियोनिन को लेकर एक टीआरएनए बैठा हुआ है, जिसके पास कोड क्या है, AUG का अल्फा क्या होगा, UAC लेकर बैठा हुआ है। मीन्स जैसे ही AUG यहाँ पर पहुंचेगा अपनी साइड में, वो उसको तुरंत पकड़ लेगा।
तो यहाँ के जितने भी कोड होंगे उन सबको वो छोड़ता हुआ चला गया। मैंने पहले बताया UTR है। यहाँ पर जैसे ही AUG आया इसको उसने कैप्चर कर लिया, और अब जब इसको कैप्चर कर लिया तो ये दूसरा जो भी होगा कोड, मान लीजिए CCA हुआ, इसको पकड़ने वाला एक tRNA यहाँ आकर जुड़ जाएगा जो एक अमीनो एसिड यहाँ बाइंड करके रखेगा। अरे बात समझ में। उसके बाद एक तीसरा कोडॉन होगा। जब ये आगे की तरफ एक्सिस साइड में जाएगा तो ये पूरा एक्सिस साइड में नहीं जा पाता है, ये मिथ्योनिन यही रहेगा, ये tRNA आगे mRNA की स्ट्रिप आगे बढ़ेगी। जब ये आगे बढ़ेगी तो ये उसके साथ आगे बढ़ेगा। आपको क्या करना है कि दो अलग अलग डायग्राम से दिखाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर एक अलग डायग्राम में आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये E साइड है, ये E साइड है, ये A साइड है। ये आपका AUG यहाँ आ गया, उसका जो tRNA है वो यहाँ पहुंच गया, लेकिन मिथ्योनिन अभी भी कहाँ है, यहीं पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा आया कौन सा, CCA वाला जो tRNA आया जिसने अपने साथ अमीनो एसिड लिया है, ये दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड ट्रांसफरेज। उस एंजाइम की मौजूदगी में इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, और यदि प्रोकैरियोटिक होगा तो राइबोजाइल के थ्रू होगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। आगे कब तक चलती रहेगी? जब तक कि यहां पर उसको कोडॉन मिलते रहेंगे। कब तक कोडॉन मिलेंगे? जब तक कि कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आता। कौन सा कोडॉन नहीं आता? स्टॉप कोडॉन। कौन सा है? UAA, UAG, UGA, आइदर वन ऑफ दिस कोडॉन। जैसे ही ये कोडॉन आएगा वो यहां पहुंचेगा। सपोज कीजिए UAA आ गया है, जैसे ही यहां आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इस कोडॉन को पढ़ने के लिए एंटी कोडॉन क्या चाहिए? AUU। ऐसा एंटी कोडॉन कैरी करने वाला कोई tRNA नहीं है। अब क्योंकि कोई tRNA नहीं है तो यहाँ पर चेन नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये कि जब ये आगे बढ़ेगा और ये आएगा यहाँ, तो इसको इस अमीनो एसिड की चेन को कोई और अगला अमीनो एसिड नहीं बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। और ऐसी कंडीशन में ये जो पेप्टाइड में ये जो चेन बनी है अमीनो एसिड की, ये यहीं से टूट के अलग हो जाएगी, और ये जो अमीनो एसिड की चेन है यही कहलाएगी क्या? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन। होप आपको समझ में बात आई होगी। तो ये जो आखिरी में जो ये स्टॉप कोडॉन आते हैं यही कहलाते हैं क्या? टर्मिनेशन। ये क्या कहलाता है? टर्मिनेशन। दोनों साइड में जो बचे रह जाते हैं कोडॉन, जो नहीं रीड होते, उनको हम कहते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है समझ में आ गया होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि P साइट में केवल और केवल एक ही tRNA आके जुड़ता है। वो कौन सा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा? जो मिथ्योनिन कैरी करता है, जो AUG को रीड करता है। बाकी जितने tRNA है वो कौन सी साइड में आकर जुड़ते हैं? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड में आकर जुड़ते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल एनी डाउट, post your questions in my WhatsApp number. Have a nice day.